एग्जामिनेशन 4.0 की कंप्यूटर साइंस के बैच में प्रैक्टिस सेट 2 के लिए आज आपके सामने हैं। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के बैच में, कंप्यूटर साइंस के बैच में अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप हमारे नंबर 9628959237 पे कॉल करके जितनी भी जानकारियां हैं इस बैच से जुड़ी उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारियां आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी। मैम होंगी, आपको जो भी जानकारी इस बैच से जुड़ी, क्या है सिस्टम, कैसे हो सकता है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेंगे, वो सारी जानकारियां आपको इस बैच से जुड़ी मिल जाएंगी। बैच एकदम स्टार्ट है। हमने कल भी एक प्रैक्टिस सेट किया था जो बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे। आज भी थोड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं। कल मैं 4 ऑप्शंस के साथ अपने क्वेश्चंस को लेके आया था, लेकिन आज कोई ऑप्शन नहीं है। आज सीधे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। होता क्या है कि जनरली लोग तुक्का खेलने लगते हैं। 4 ऑप्शन में एक तुक्का लगा दिए, तो तुक्का लगाने वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। हम सीधे आंसर देते हैं और आंसर को ही याद करना चाहते हैं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ये था। इन 4 ऑप्शन को लगाने से आदमी भ्रमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि तैयारी बहुत लोग करते हैं लेकिन फिर तुक्का खेलने लगते हैं कि अरे 4 ऑप्शन में ये सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन खेलने वाला कॉन्सेप्ट आज नहीं है। आज एक क्वेश्चन का 1 लाइनर आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमको तैयार करने हैं कि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उसके आंसर क्या होंगे। कल का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3 नंबर जो होगा वो टोटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड होगा टोटल। कल का जो प्रैक्टिस सेट होगा 3 होगा, वो टोटल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम लोग किस किस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन सी लैंग्वेज का होगा। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए आज की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज भी मैं बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन कल से कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं होगा। कल से पूरा सी लैंग्वेज का चलेगा। सी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट टाइप हो रहा है, बनाया जा रहा है। क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं सेलेक्ट करके, वो आपके सामने कल आ जाएंगे और कल हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 नंबर को लेके चलेंगे। ठीक है, आज बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, उसी को स्टार्ट करते हैं। बैच से जुड़ी संबंधित जानकारियां 9628959237 पे कॉल करके आप ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कहा गया है कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक क्या हैं। कंप्यूटर साइंस के अगर हम लोग बात करें जनक क्या हैं तो चार्ल्स बेबेज साहब को ही हम लोग कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है हमारे? चार्ल्स बेबेज साहब। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में आपका प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जब हमारे पास सीपीयू नहीं था तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जनरेशन में यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या आ गया था? आईसीज। इसी को लोग एलएसआई बोलते हैं। फोर्थ में क्या आ गया? वीएलएसआई। और 5th में क्या आ गया? UVLSI। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? कंप्यूटर में क्या होता है प्रोसेसिंग के लिए? सीपीयू। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? असतत। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर में हमारा जो डेटा होता है वो 0, ये हो गया। देखिए अगर मैं इसको रंग चेंज कर, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया। ठीक, फिर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया एंड सो ऑन। ठीक, तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जो भी कंप्यूटर है वो क्या है? डिजिटल। कल से क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में नहीं कर पाएंगे। सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को हम लोग हिंदी में नहीं कर पाएंगे, तो कल से क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। चलिए
आईएसपी का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा आईएसपी। आईएसपी देखिए दो होते हैं, एक होता है आईएसपी और एक होता है एसपी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एसपी क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर। अब आप कहेंगे सर अंतर दोनों में क्या है? सिर्फ इंटरनेट का है? नहीं, दोनों के काम में जमीन आसमान का अंतर है। आईएसपी आपको क्या देता है? हमेशा इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है। आईएसपी आपको क्या देता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी। पर एसपी कभी भी आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं देता। ये क्या देता है? ये ऑलवेज आपको वैन कनेक्टिविटी देगा। क्या देगा? वैन कनेक्टिविटी। ठीक है, आईएसपी जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। एसपी जो होता है वो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है। आईएसपी आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन देता है, पर एसपी कभी भी आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं देगा। वो केवल वैन कनेक्टिविटी देगा। वाइड एरिया नेटवर्क आप बनाएंगे तो वहाँ पे एसपी का रोल होगा। दोनों के काम में जमीन आसमान का अंतर है, सिर्फ इंटरनेट का अंतर नहीं है। ये आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देता है और ये आपको हमेशा क्या देगा? ये आपको जब भी देगा तो वैन कनेक्टिविटी देगा। और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कभी भी अपने अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस की एंट्री नहीं देते। सर्विस प्रोवाइडर जो भी होते हैं वो कभी भी अपने डोमेन में पब्लिक आईपी एड्रेस को आने नहीं देते। वो क्या करते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। आपके पास दो तरीका होता है, एक होता है नेटिंग, नेट, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। फुल फॉर्म होता है इसका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक, और दूसरा होता है पैटिंग, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या होता है? पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो नेटिंग और पैटिंग को हम लोग इंप्लीमेंट करके पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तब एसपी आपको एंट्री देता है। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे चलते हैं। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करता है और इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है? स्पाई बॉट। आप गूगल पे जाइएगा, आप इसको और अधिक पढ़ सकते हैं इसके बारे में। google.com पे जाइएगा और वहाँ पे आप सर्च करिएगा स्पाई बॉट। ठीक है, स्पाई बॉट जाइएगा, आपको परचेस करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए परचेस करना पड़ेगा। तो ये उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम है ये उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम है जो उपयोगकर्ता की, जो कंज्यूमर होते हैं उनकी जानकारी को एकत्र करता है और इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है। स्पाई बॉट। अधिक जानकारी के लिए कैसे इसको यूज करना है, क्या करना है, इसको आप क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं गूगल पे स्पाई बॉट और उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मापने और गिनने, काउंट और मेजरमेंट दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ठीक है, मेजरमेंट और काउंटिंग दोनों के मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ चुका है, वनडे एग्जाम में। फॉर्ट्रान क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, वनडे एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज फॉर्ट्रान। फॉर्ट्रान क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। रन टाइम पे लाइन बाय लाइन
किसी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है? मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि ट्रांसलेटर हमारे पास जो होते हैं, सब मैंने पढ़ाया हुआ है कि ट्रांसलेटर जो होते हैं वो कंपाइलर हो सकता है, इंटरप्रेटर हो सकता है, लिंकर हो सकता है, लोडर हो सकता है और असेंबलर हो सकता है। हमने बताया था कि जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट तो करता ही है, साथ में कंपाइलर से बेटर होता है कौन, इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर इज मच बेटर देन कंपाइलर। इसीलिए पाइथन जो है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपकी क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। ठीक है, पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? मैंने आपको बताया था कि आपका ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है। आप हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्या करते हो, असेंबली लेवल लैंग्वेज में, जिसको मशीनी भाषा बोलते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज में और यहाँ से फिर आपका होता है बाइट कोड या टारगेट कोड। क्या बोलते हैं, बाइट कोड या टारगेट कोड। यहाँ पे क्या लगा होता है, असेंबलर। यहाँ पे क्या लगा होता है, असेंबलर, और यहाँ पे लगा होता है कंपाइलर। ये मैंने बताया था। वही लिखा है पूरे प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम मतलब हो गया सोर्स प्रोग्राम, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम मशीनी भाषा में कौन करता है, ये इसकी बात कर रहा है, तो ये आंसर क्या होगा, कंपाइलर। इसका सही आंसर क्या हो गया, कंपाइलर। ठीक है, अगर आप आंसर देखेंगे तो मैंने जो पढ़ाया हुआ है उसी से क्वेश्चन संबंधित है। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है, एडवर्ड रॉबर्ट। याद रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं पीसी के, कि पीसी के फादर ऑफ पीसी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ पीसी, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर की जनक कौन है, एडवर्ड रॉबर्ट। एडवर्ड रॉबर्ट है, इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर लोग चार्ल्स बेबेज को ही लगाएंगे, पर चार्ल्स बेबेज सही आंसर नहीं। एडवर्ड रॉबर्ट। ईईपी रोम का क्या अर्थ है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वनडे एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ईईपी रोम का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईईपी रोम। तो क्या है, ये गड़बड़ लिख गया है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया? तो जेवी अंतासॉफ, जेवी अंतासॉफ ने इसको बनाया था, जेवी अंतासॉफ। ठीक है, अंतासॉफ ने इसको बनाया था। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? जेवी अंतासॉफ ने इसको विकसित किया। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? निम्न मतलब लो लेवल, निम्न का मतलब क्या हो गया, लो लेवल। लो लेवल की बात कर रहा है यहाँ पे, लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सी भाषा को लो लेवल भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो असेंबली। हमने बताया आपको कुछ देर पहले, असेंबली लेवल लैंग्वेज को भी हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। पहला वेब ब्राउजर क्या है? सबसे पहला, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, और ये क्वेश्चन आपके ओ लेवल के एग्जाम में खूब पूछा गया है। ओ लेवल के एग्जाम में खूब पूछा गया है। ट्रिपल सी का आपको जो कोर्स होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, नाइलेट के द्वारा चलाया जाता है, उसमें पूछा गया है, और वनडे एग्जाम में तो आया है, कि बहुत बार आया है। पहला वेब ब्राउजर क्या है? सबसे पहला वेब ब्राउजर क्या है? मोज़ैक। ठीक है, सबसे पहला वेब ब्राउजर जो है वो क्या है? मोज़ैक। सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या है? मोज़ैक। वेबसाइट वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है?
जब आपके सामने कोई वेबसाइट खुल के आती है तो उसको फर्स्ट पेज को होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम पेज। ठीक, होम पेज। फर्स्ट पेज ऑफ ईच एंड एवरी साइट इज कॉल्ड होम पेज। ठीक है, सबसे पहला पेज क्या होता है? होम पेज होता है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सिस्टम नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज द फुल फॉर्म। इसको हम लोग ब्लू कंपनी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ब्लू कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसको हम लोग ब्लू कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑफिस लैंड जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं भौगोलिक जियोग्राफिकल एरिया में बड़े पैमाने पे, मतलब बहुत दूर दूर क्या कहें? बिखरे हुए हैं, मतलब लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कह रहा है। क्या कह रहा है? लार्ज जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है तो वो क्या हो गया? वैन। क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क। एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को कॉपी ले जाने को क्या कहा जाता है? फाइल ट्रांसफर। क्या करते हैं? फाइल ट्रांसफर। एफटीपी प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से हम लोग फाइल को ट्रांसफर करते हैं, फाइल ट्रांसफर। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर एफटीपी को ब्लॉक कर देंगे तो हमारा फाइल ट्रांसफर रुक जाएगा। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अगर आप किसी चैनल के थ्रू फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइल ट्रांसफर। स्वचालित संगठनों में किस बड़े ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? स्वचालित मतलब सेल्फ। ठीक है, सबसे पहला हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हम लोग क्या करते? स्लॉट्स बनाते थे और लगा देते थे। जैसे प्रिंटिंग मशीन होती है, प्रिंटिंग मशीन की तरह काम करता है। स्लॉट्स लेते थे, लगा देते थे और फिर वो अपने आप काम करना शुरू करता था, अपने आप प्रिंटिंग करता था, निकालता था, प्रिंटिंग करता था, निकालता था। वहाँ पे ह्यूमन का इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता था, तो उसको हम लोग बोलते थे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। वो आपका ये है। ठीक है, एक बार आपने बैच बनाया, स्लॉट कर दिया, जैसे आप कोई प्रिंटिंग होती है, लगा दिए, छपता रहता है। उस तरीके से ये आपका जो है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। MICR फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप देखेंगे किसी भी चेक में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 9 डिजिट का एक MICR कोड होता है जो ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है। किसी भी बैंक की ब्रांच को बताता है कि ये ब्रांच आइडेंटिटी के लिए होता है। ठीक है, किस लिए होता है? ब्रांच आइडेंटिटी के लिए होता है कि बेसिकली जो चेक काट के दी है, जिसने भी चेक काट के दी है, उस चेक को हम किस ब्रांच का माने। एक बैंक की बहुत सारी शाखाएं हो सकती हैं, पर ये जो चेक आई है ये उस बैंक की किस शाखा की है वो बताएगा आपको MICR। और इसी से चेक क्लियर होता है। जब आप लोग काट के चेक का पेमेंट करते हैं तो इसी कोड के थ्रू ब्रांच को आइडेंटिफाई करते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 9 डिजिट का होता है ये नंबर। MICR जो होता है वो 9 डिजिट का एक नंबर होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम आईनेक। ठीक है, कुछ लोग इनैक बोलते हैं। तो सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? आईनेक। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। ASCII कोडिंग सिस्टम में विभिन्न वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक, ASI क्या है हमने बताया था कि फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म होता है। और वर्णों की संख्या कितनी है? 1024, याद रखिएगा।
ठीक है। MSI का मतलब क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। MSI का फुल फॉर्म क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसे ही मुझे एक नाम याद आ गया, URL नाम याद आ गया, आप लोग नाम जानते होंगे, क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक होता है URI, क्या होता है? URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, याद रखिएगा, आइडेंटिफायर होता है यहाँ पे। URL सुने होंगे आप लोग, पढ़ते आए होंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, एक होता है URI, उसका क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्योंकि मुझे IC से याद आ गया, MSI LSI से मुझे याद आ गया, तो वो क्या हो गया आपका? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? इनकोडिंग। याद रखिएगा, कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? इनकोडिंग। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? इनकोडिंग। ठीक है, पहले कंप्यूटरों का विकास, पहले कंप्यूटरों को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था? मशीनी भाषा। बिल्कुल सही बात है। पहले जो कंप्यूटर थे हमारे पास, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे, तो लो लेवल भाषा को यूज़ करते थे। होता क्या है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है या असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है, उसमें हम लोग मैनोमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैनोमोनिक्स का मतलब क्या होता है? अगर आपको लोड करना है तो लोड लिखते हैं, लोड। स्टोर करना है तो STR लिखेंगे, ठीक है। ऐड करना है तो ऐड लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करना है तो MUL लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मैनोमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे? मशीनी भाषा में। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है, उसे क्या कहा जाता है? वॉर्म। ठीक है, वॉर्म। एक एरर है, कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है, उसको क्या बोलते हैं? वॉर्म। वॉर्म मतलब एरर। कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस में अक्षर और प्रतीकों को संख्या बनाता है? शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट की का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कैपिटल और स्मॉल में लिख सकते हैं। लोअर केस में अक्षर को, प्रतीकों को बनाता है। ठीक है, आप देखेंगे आपके ऊपर एक नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे हैश है, ऐसे आप चलते जाएंगे तो आपको तमाम सिंबल मिलेंगे। तो वहां पे इस तरीके के प्रतीकों को आप बनाता है। तो कह रहा है अक्षर और प्रतीकों को बनाता है, अपर केस। ठीक, याद रखिएगा। जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि रोम एक टेक्स्ट परफॉर्म करता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि रोम एक टेस्ट परफॉर्म करता है। जैसे ही आप CPU का बटन दबाते हैं वैसे ही बूटिंग स्टार्ट होती है। बूटिंग का मतलब ये होता है कि रोम में जो बायोस इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाते हैं। वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाते हैं। तो उसी दौरान रोम एक टेस्ट परफॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या बोलते हैं? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट। अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ठीक है, उपयोगकर्ता की बात आ गई, मतलब कंज्यूमर की बात कर रहा है जो उसको उपयोग कर रहा है। तो कंज्यूमर क्या करता है? हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही यूज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए होते हैं। हार्डवेयर हमारा स्मूथली काम कर पाए, बेहतर तरीके से काम कर पाए, तो उसके लिए होता है। लेकिन यूजर जिस पे काम करता है वो हमारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
फिर एक लिखा हुआ है आपका, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की इकाई क्या है? डीपीआई। क्या होता है आप लोग देखिए, उसमें लिखा रहता है डीपीआई, डॉट पर इंच। ठीक, डीपीआई। कंप्यूटर में अगर आप प्रिंटर लगा रखे हैं तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी बेहतर है, उसको हम लोग डीपीआई में क्या करते हैं, मतलब मेजर करते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस क्या है? ठीक, तो VLSI। इसी को हम लोग अगर देखेंगे तो लिखा होगा UVLSI लिखा होगा। क्या लिखा होगा? UVLSI। अल्ट्रा फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट किसका नाम है? पांचवी पीढ़ी में जो स्विचिंग डिवाइस होती है उसके लिए उपयोग किया जाता है। यूनिट KIPS का उपयोग किसके लिए करते हैं? ठीक है, KIPS तो अब नहीं आता, अगर पुराने सिस्टम में चलें तो KIPS नहीं आता। अगर माइक्रो प्रोसेसर की हम लोग बात करें तो उसको हम लोग मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज में। अब KIPS नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको KIPS नहीं मिलेगा, अब आपको प्रोसेसर जो मिलेगा उसकी स्पीड को मेजर करते हैं गीगाहर्ट्ज में। ठीक, साइकिल होती है, साइकिल के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितनी साइकिल पर सेकंड चल रही है, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। डॉस का क्या काम है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया तो आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डॉस फेल हो गया तो कंप्यूटर आपका बहुत सारे प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगा। डॉस के बारे में आपको बता दें, डॉस को चलाने के लिए मुख्यतः 3 फाइलें जिम्मेदार हैं। डॉस को चलाने के लिए मुख्यतः 3 फाइलें जिम्मेदार हैं। कौन कौन सी? IO.sys, MS-DOS.sys एंड command.com। मेन फाइल क्या है? ये सबसे बड़ी फाइल क्या है? command.com। तो ऐसे कमांड जो command.com फाइल में है उनको बोलते हैं इंटरनल कमांड, और ऐसे कमांड जो command.com फाइल में नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कमांड। ठीक है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बच्चे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक का इस्तेमाल बच्चे लोग करते हैं, गेम खेलने के लिए करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक का इस्तेमाल बच्चे लोग गेम खेलने के लिए करते हैं, तो कंप्यूटर गेमिंग में जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है। 1999 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से प्रचलित था। मेलिसा एंड इसका वायरस होता है, एक होता है मतलब मेलिसा एंड इसका वायरस क्या करता है अभी बता रहे हैं। इसका भी एक वायरस है। तो मेलिसा क्या था? वो ईमेल के लिए वायरस था। जो मेलिसा वायरस था वो ईमेल को इफेक्ट पहुंचा रहा था। इसका क्या करता था? इसका MS वर्ड की फाइल को नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? किसी फाइल का एक्सटेंशन चेंज करके .ska कर देता है और उस पूरी फाइल को क्या करता है? करप्ट कर देता है। ये वायरस था इसका। तो मेलिसा एंड इसका एक वायरस था, लेकिन मेलिसा जो था वो ईमेल के लिए था। ठीक है। किसके लिए था? ईमेल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? तो कंट्रोल ऑल्ट और डेल। कंट्रोल ऑल्ट एंड डेल मतलब कंट्रोल की होती है कंप्यूटर में CTRL प्लस अल्टर की होती है ऑल्ट प्लस डिलीट की होती है। इनको आप साथ प्रेस करिए तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीबूट। प्रोग्रामिंग में त्रुटि सुधार को क्या कहा जाता है? डिबगिंग। क्या करते हैं? डिबगिंग। ठीक है, डिबगिंग मतलब होता है फाइंड आउट दी बग्स। ठीक, डिबगिंग मतलब होता है फाइंड आउट दी बग्स एंड करेक्ट देम। फाइंड आउट दी बग्स माने होता है एरर एंड करेक्ट देम। ठीक है, बग्स माने क्या होता है? एरर। क्या होता है? एरर। बग्स माने क्या होता है? एरर। तो डिबगिंग का मतलब ही होता है कि प्रोग्राम में त्रुटि सुधार को क्या कहते हैं? जो एरर्स हैं उनको सुधार करने के लिए डिबगिंग करते हैं। BCD क्या है?
BCD का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। DLD का क्वेश्चन है बाइनरी कोडेड डेसिमल। फुल फॉर्म क्या होता है? BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्वेश्चन आपका DLD का है। ठीक है, मैं बहुत टफ क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन कल तो C लैंग्वेज का ही PDF होगा, केवल क्वेश्चन C लैंग्वेज पे ही बेस्ड होंगे। BCD का क्या मतलब है? बाइनरी कोडेड डेसिमल फुल फॉर्म। किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कह रहा है किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए, मतलब फिर से अपने आप को पाने के लिए करता है? वॉर्म। क्या बोलते हैं? वॉर्म। वॉर्म अटैक। ठीक है। SMTP, STP, DNS क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये TCP/IP मॉडल जो होता है TCP/IP मॉडल जो होता है, उस मॉडल में हमने बताया था कि 4 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स होती हैं। उस 4 लेयर में सबसे पहली लेयर जो थी वो क्या थी? यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर थी। एप्लीकेशन लेयर पे ये तीनों काम करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे SMTP, FTP और DNS। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। तीनों कहाँ काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। इसीलिए क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो ये सभी लोग जानते होंगे, Ctrl+A। आज के ज़माने में कंप्यूटर में अगर आप इस कमांड को नहीं जानते हैं तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो फिर Ctrl+A करेंगे तो आपके पास सारे के सारे कंट्रोल कमांड सेलेक्ट हो जाएंगे। कोबोल क्या है? कोबोल जो है एक बिजनेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या है? बिजनेस के मतलब वाणिज्यिक पर्पस के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक OS की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि मल्टीटास्क, मतलब मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि एक साथ एक ही समय पे आप अलग अलग प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस को चलाने के लिए कैपेबल हैं। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे प्रोग्रामिंग ऐसे हम लोग जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका विंडोज़ क्या है? एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि एक साथ एक ही समय पे आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन कर पाते हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं? कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, MS वर्ड में आप अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं किए हैं, MS वर्ड में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं किए हैं तो आप फर्स्ट टाइम सेव कर सकते हैं। क्या? आप Ctrl+S करिए, आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर दिया है तो फिर आप Ctrl+S करेंगे तो वो कंटेंट आपका अपेंड होके सेव हो जाएगा, लेकिन फिर आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सेव एज का डायलॉग बॉक्स लाना है तो यू विल प्रेस F12 की। आपको F12 की प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके सेव एज का डायलॉग बॉक्स पूरा आएगा और आप उसको रीनेम करके सेव कर सकते हो। ठीक है, F12 की याद। F12 क्या है? एक फंक्शन की है। ये क्या है? एक फंक्शन की है जिसका उपयोग करके आप पुनः सेव एज के डायलॉग बॉक्स को प्राप्त कर सकते हो। NOS, देखिए NOS का मतलब होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए क्लाइंट अलग होता है, सर्वर अलग होता है।
क्लाइंट क्या है? जो कंप्यूटर आपके घर में रखे हैं, आपके ऑफिस में रखे हैं, आपके कंपनी में रखे हैं, वो सारे कंपनी क्या है, वो सारे पीसी क्या है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन वो सारे कंप्यूटर अगर एक सर्वर से जुड़े हुए हैं तो उस सर्वर पे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा। वो आपका ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, वो क्या होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उस पर सर्वर का सपोर्ट होगा। ठीक है, आप लोग जो ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं, जिस कंप्यूटर पे आप एग्जाम दे रहे हैं वो क्या है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चल रहा है। उस पर क्या है, आपका लॉन्चर पड़ा हुआ है, लॉन्चर लॉन्च होता है और आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन के आंसर आप सबमिट कर रहे हैं वो जिस कंप्यूटर पे जाके सेव हो रहे हैं वो सर्वर है। उस सर्वर पे वो भी कंप्यूटर ही है, वो भी बेसिकली क्या है, एक कंप्यूटर है। उसमें क्या हुए हैं, उसमें एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, वो वहां पे काम कर रहा है और आपके आंसर्स को सेव करा रहा है। ठीक है, तो वो होते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई ऐसी चीज जो निर्देशों को आसानी से समझ लेती है क्या कहलाती है? कोई ऐसी चीज जो निर्देशों को आसानी से समझ लेती है क्या कहलाती है? एनालॉग सिग्नल। ठीक, एनालॉग डेटा मैंने बताया था, एनालॉग डेटा जो होता है वो साइनोसोडल वेव फॉर्म में चलता है ऐसे। ठीक, ये आपका एनालॉग डेटा है और ये आपकी क्या है, पीक वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है। ये क्या है आपका, एम्पलीट्यूड। ठीक, थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, आयाम। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेटा है ये कैसा है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से। अगर आपके पास घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है तो कोई ना कोई आपके पास एक टेलीफोन कनेक्शन होगा। उस टेलीफोन कनेक्शन से क्या हुआ होगा, एक वायर लगा होगा और एक डीपी लगी होगी, एक डीपी स्विच लगा होगा जिससे आपने अपने कंप्यूटर में मॉडेम को जोड़ा होगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ये आपका सीपीयू है, सीपीयू में पीछे एक वायर लगा होगा ऐसे, एक फ़ोन है ये आपका, ये फ़ोन रखा हुआ हेलो हेलो करने वाला फ़ोन है आपका, ये डीपी स्विच है, आपकी मेन लाइन यहाँ से आई होगी, मेन लाइन यहाँ से आई होगी और एक लाइन आपकी यहाँ से टेलीफोन में चली गई होगी और यहाँ से एक लाइन आपकी सीपीयू में आ गई, मतलब सीपीयू में यहाँ पे आ गई होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप नेट चला रहे हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप नेट चला रहे हैं तो नेट चलाने पे अगर किसी का फ़ोन आएगा तो आपकी नेट कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, आपकी नेट कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होगी, आपका नेट भी चलता रहेगा और टेलीफोन पे आसानी से बात भी हो जाएगी। इस तरीके से टेलीफोन लाइन जुड़ती है। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। ठीक है, ये तो पता ही होगा कि मॉनिटर का रिफ्रेश रेट हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मॉडर्न वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए मॉनिटर का रिफ्रेश रेट हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, क्या यूज करते थे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में, स्विचिंग डिवाइस के रूप में क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। कांच की बनी होती है और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी। गर्म होने पे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता था, तो फिर हम लोग कूलिंग डिवाइसें लाइक एसी वगैरह का इस्तेमाल करते थे कि वहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहे। कंप्यूटर माउस के जनक का नाम बताएं। कंप्यूटर के में माउस होता है, आप लोग ने यूज़ किया होगा, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। तो
माउस का फादर ऑफ माउस डगलस एंजल बर्ड, ठीक है, डगलस एंजल बर्ड ने माउस को बनाया, डगलस एंजल बर्ड ने माउस को बनाया, ठीक है। तो स्टूडेंट आज 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में इतना ही रखेंगे, 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में इतना ही रखेंगे। आगे के भी 50 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लेके आएंगे किसी अगले टर्न पे, ठीक है। 50 क्वेश्चन ही आज यहाँ पे रखेंगे, 50 क्वेश्चन और भी है फंडामेंटल के, वो भी आपको कराएंगे, वो भी देखेंगे समझेंगे कि क्या है, ठीक है। कल के हम इस सेशन में क्या रखेंगे, कल के इस सेशन में हम आपके सामने लेके आएंगे सी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। कल के हम आपके इस सेशन में लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन अभी हमने आपको दिए हैं, है तो क्वेश्चन अभी और सारे हैं, क्वेश्चन तो हमारे पास फंडामेंटल से जुड़े और भी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी हम 50 क्वेश्चन ही रखेंगे, फिर 50 क्वेश्चन किसी और दिन लेके आएंगे। लेकिन कल के हम इस क्वेश्चन में क्या लेके आएंगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके आएंगे, ठीक है। या मैं क्या सोचता हूँ कि 10 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ अभी, कि हमारे फंडामेंटल का पार्ट क्लियर हो जाए और फिर हम लोग कल सी लैंग्वेज पे रहेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, या एक काम करते हैं 50 क्वेश्चन फिर कल करेंगे। कल के इस पीडीएफ में हम लोग जुड़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग का पीडीएफ होगा हमारा। कल का जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा वो किसका होगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड होगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड तमाम क्वेश्चंस हम लोग कल लेके आएंगे। कल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा, उसमें हम लोग करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हम लोग क्वेश्चन सी लैंग्वेज से प्राप्त कर सकते हैं। सी एक ऐसी लैंग्वेज है कि जितने भी क्वेश्चन बनाए उतने कम हैं, क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं सी लैंग्वेज में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस सी लैंग्वेज पे करेंगे, कम देखेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट हो पाएंगे कि कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हमारे पास, हम उसको सॉल्व कर लें। एक बार आप करे रहेंगे तो आपको दोबारा करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में इतना ही, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 8 बजे सी प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस सेट लेके, जिसमें हमारे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करना चाहेंगे करेंगे, प्रयास करेंगे। नहीं होगा अगले दिन उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सी लैंग्वेज के कम से कम हम लोग 100-150 क्वेश्चन लगाएंगे कि अगर 150 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में फंस जाएं तो हमारा उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे तमाम क्वेश्चंस को ढूंढेंगे कल सी प्रोग्रामिंग पे अपने बेस्ड, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन सॉल्व होगा होगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद COA के लेके आएंगे, DLD के लेके आएंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लेके आएंगे, ऐसे तमाम क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे अपने। आज की श्रृंखला में इतना ही, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए अपना खास ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सी लैंग्वेज की प्रैक्टिस सेट के साथ। गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।